स्वागत है आपका चाय गरम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। भैया, दिनों दिन पारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिर्फ पारा नहीं बढ़ रहा है, पारा बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। और इन सब का चाय पीने वालों पर कोई असर नहीं है, क्योंकि चाय की दुकान पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है, जिस पे बातचीत यही चल रही है कि आखिर ये तेज प्रताप, हाँ, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े वाले जो बेटे हैं, ए भैया क्या हो रहा है रे इनको, ये एक बार फिर से कुछ अलग बयान देते नजर आ रहे हैं। थोड़ा गुस्सा है और कह रहे हैं कि भाई अगर पार्टी उनकी बात नहीं मानती है तो फिर वो कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि बगावत के मूड में दिख रहे हैं तेज प्रताप। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी से नाराज है। तेज प्रताप ने जहानाबाद से चंद्र प्रसाद और शिवहर से अंगेश को टिकट देने की मांग की है, लेकिन अभी उनको टिकट नहीं मिला है। जो नौजवान है, जो पब्लिक का डिमांड है, मैं उसके साथ हूँ। अंगेश को भी आप टिकट देने के लिए बोला है? अंगेश जी के लिए भी मैंने बात किया है तेजस्वी जी से। अच्छा, तेजस्वी जी बोले हैं 1-2 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा, तो फिर मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको बताने का काम करेंगे। अरे 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं, जाइए। अरे बाप रे, ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये चाय का प्याला ज़्यादा गर्म है या तेज प्रताप के इरादे ज़्यादा गर्म नज़र आ रहे हैं। वैसे बारिश की संभावना दूसरे हिस्सों में हो या ना हो, देश की राजधानी में बारिश हुई है और नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ गरजे नहीं है, विरोधियों पर जमकर बरसे भी हैं। एक के बाद एक उन्होंने 3 सभाएं की हैं। कहाँ कहाँ ये सभा हुई, किस तरीके से विरोधियों पर उन्होंने आज हमले किए, चाय की चुस्कियों के साथ उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं, वो अपनी मलाई के लिए काम करते हैं। चौकीदार को गाली दे रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, मैं भी। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश से पूर्वोत्तर में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। मोदी ने विरोधियों, खासकर कांग्रेस पर एक के बाद एक जमकर निशाना साधा। मोदी ने राहुल का बिना नाम लिए उन पर तंज कसते हुए कहा कि नामदार को लोगों की भलाई नहीं, अपनी मलाई की चिंता है। नामदार परिवार और यहाँ पर बैठे हुए उनके राग दरबारी, आपकी भलाई काम करने वाला आपको नेता चाहिए कि मलाई खाने वाला चाहिए? अब मलाई खाने वालों को आपने विदा कर दिया है, दोबारा दूसरे मत देना, वरना ऐसे लोग हैं मलाई चौपट कर जाएंगे। मोदी ने अपनी रैली में फिर से चौकीदार का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला। खुद तो जमानत पर है, कोर्ट ने जमानत दी है, अगर जमानत न मिली होती तो कहां होते? जमानत न मिली होते तो कहां होते? अरे थोड़े में बच गए हो, थोड़े में बच गए हो। और जो बेल पर है, फिर चौकीदार को गाली दे रहे हैं। आप भी चौकीदार हैं क्या? मेरे साथ बोलिए, मैं भी। अरुणाचल प्रदेश के बाद नरेंद्र मोदी ने असम का रुख करते हुए डिब्रूगढ़ और गोहपुर में भी रैलियों को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि एक तरफ चौकीदार है तो दूसरी तरफ महामिलावट वाला परिवार। महामिलावट वाले परिवार। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो पहले अपने 5 साल का हिसाब दे। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। टीम न्यूज नेशन। मैं भी चौकीदार चोर है। नहीं, मैं भी चोर है। वाह, क्या बात है। आप ये देखिए, चाय की चुस्कियों के साथ अब ये बात हर जगह चल रही है कि आप चौकीदार हैं क्या, लेकिन इतना जरूर है हमारे चौकीदार इससे बहुत खुश होगा। लेकिन कुछ लोग हैं चौकीदार के ऊपर कुछ और आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब जब आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से गरज रहे थे, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की है। इतनी देर में तो चाय खत्म नहीं होती है, चाय बनकर तैयार नहीं होती है जितनी देर में गर्म हो गया। आनंद शर्मा जी, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, आप भी सुनिए आनंद शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी को लेकर। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर चौकीदार मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री आज भी अपनी रैली में उन्होंने संबोधन किया और कहा मैं भी चौकीदार। इस मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के कैंपेन और प्रचार प्रमुख आनंद शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौकीदार को मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं।
असली मुद्दों से भाग रहे हैं। नौजवान का रोजगार क्यों चोरी हुआ? चौकीदार कहाँ थे? महिलाओं की इज्जत लूटी गई, चौकीदार कहाँ थे? उसके साथ देश के लोगों का पैसा लूटा गया चौकीदार के इशारे पर, कहने पे, नोटबंदी के बाद। ये जवाब कौन देगा? तो प्रधानमंत्री जी हर विषय से दूर भाग रहे हैं। ना तो ये अच्छे चौकीदार साबित हुए और इनकी निगहबानी में हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन सर, आप लोगों के जो कैंपेन है वो भी चौकीदार के इर्द गिर्द घूम रहे थे, क्या असली मुद्दे और भी? हम तो असली मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने रोजगार की बात की है, न्याय की बात की है, किसान की बात की है। प्रधानमंत्री जी ने वायदा खिलाफी की है, जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। क्या हुए वो? तो वो उस पर चर्चा से भाग रहे हैं। हम हिसाब मांग रहे हैं, वो भाग रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो कब तक जारी हो सकता है? अभी इसी सप्ताह में, अगले सप्ताह में, शुरू में। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, इन्होंने कहा है कि हम सभी मुद्दों को लेकर जाना चाहते हैं, हम हर एक मुद्दे को इस बार उठाएंगे लोकसभा चुनाव में। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। वैसे बेरोजगारी की बात हर चुनाव के पहले होती है, और आपको बेरोजगारी देखनी हो ना, तब आप देखिए किसी चुनावी रैली को, तब आप समझ जाएंगे हाँ, देश में बहुत सारे लोग खाली बैठे हैं जो कम से कम इस चुनावी रैली का हिस्सा हो रहा है। और इस बार ऐसी भीड़ आपको नॉर्थ ईस्ट में भी नजर आएगी, जहां बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई पूरी ताकत लगा रहा है। भाई एक एक सीट पर इतनी फाइट हो तो हर सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट इस बार सबकी टॉप लिस्ट में नजर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कांटे की टक्कर, कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी ताकत, क्षेत्रीय दल निभा सकते हैं अहम रोल। 2019 के महामुकाबले का आगाज हो चुका है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, सियासी दलों में दिल्ली की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई तेज हो रही है। एक एक सीट की अहमियत को देखते हुए इस बार नॉर्थ ईस्ट भी फोकस में है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर छोटे और क्षेत्रीय दल भी यहां पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की 25 सीटें बेहद खास हैं। इन सीटों पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार छोटे दलों की भूमिका बेहद खास होगी। बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने यहां की 25 सीटों में से 22 पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन माना जा रहा है कि यहां क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद खास हो सकती है। सियासत के जानकारों के मुताबिक इन दलों का झुकाव जिस तरफ होगा उसी का पलड़ा भारी होगा। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस इलाके पर पूरा फोकस कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया जा सके। तो वहीं कांग्रेस ने भी नॉर्थ ईस्ट में पूरा दमखम लगा दिया है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट की 25 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 8 सीटें गई थी। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से 7 में बीजेपी या तो सत्ता में है या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को भरोसा है ये चुनाव इस इलाके में वजूद बचाने का बड़ा मौका है। नॉर्थ ईस्ट में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस इस चुनाव के जरिए वापसी का मौका तलाश रही है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले यहाँ के सभी राज्यों में पार्टी नए सिरे से तैयारी कर रही है। पुराने सहयोगियों को पार्टी ने जोड़ा है, जबकि त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में नया गठबंधन किया है। कांग्रेस यहाँ युवा और नए नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है ताकि बीजेपी को रोका जा सके। टीम न्यूज नेशन। 2014 इलेक्शन के बाद से लोग ये कहने लगे थे कि भैया चाय बनाते बनाते या चाय बेचते बेचते आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा लग रहा है, लोग कह सकते हैं कि अगर आप पार्टी के पोस्टर चिपकाते ना तब भी आप पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। जी हाँ, अमित शाह जो आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे गांधीनगर में, ताकत वक़्त तो अपनी उन्होंने दिखाई, साथ ही ये भी बताया कि कैसे वो पोस्टर चिपकाते चिपकाते पार्टी अध्यक्ष बन गए। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। अमित शाह के नामांकन में उमड़ा जन सैलाब। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो कर दिखाई ताकत। शक्ति प्रदर्शन से गांधीनगर गढ़ को जीतने की कोशिश। लोगों का हुजूम, नेताओं का जमघट, मोदी मोदी के नारे और बीजेपी के लहराते झंडे। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं,
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। अमित शाह का रोड शो अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके से शुरू हुआ और करीब 4 किलोमीटर दूर घाट लोदिया इलाके के पाटीदार चौक पर खत्म हुआ। रोड शो के बाद अमित शाह कार से गांधीनगर के लिए निकले और फिर नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मोदी मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये चुनाव जो है एक ही मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। ये देश का नेतृत्व कौन करेगा मैं पूछता हूं तो अरुणाचल से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर गांधीनगर तक हर जगह एक ही आवाज आती है, मोदी 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 मोदी। इस मौके पर अमित शाह भावुक नजर आए और उन्होंने पुराने दिनों को भी याद किया। जब मैं इस चौराहे पर सरदार पटेल कॉलोनी के रोड पर खड़ा रहकर यहां बोल रहा हूं, तब मुझे 1982 के दिन याद आते हैं। इसी नारायणपुरा वार्ड की संघवी हाई स्कूल बूथ के एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया। बूथ पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते, वॉल पेंटिंग करते करते, पर्चा बांटते बांटते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया। माना जा रहा है कि 2014 में गुजरात की सभी सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार उसे दोहराने की कोशिश में है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदार और दलित आंदोलन की वजह से विपक्ष से उसे कांटे की टक्कर मिली थी, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों को भरोसा है कि मोदी मैजिक के भरोसे वो महामुकाबले में विपक्ष को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। टीम न्यूज नेशन। भाई आप चाय की चुस्कियों के साथ चाय गरम का मजा ले रहे हैं, लेकिन अभी चाय की चुस्कियों के साथ एसपी बीएसपी आरएलडी यही सोच रहे होंगे कि 7 तारीख को देवबंद में बोलना क्या है, मोदी सरकार को घेरना क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनावी बिगुल का आगाज ये गठबंधन देवबंद से ही करने वाला है। देवबंद से एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन करेगा चुनावी शंखनाद। रैली की तैयारियों में जुटे हैं घटक दलों के कार्यकर्ता। सहारनपुर में एसपी बीएसपी और आरएलडी के कार्यकर्ता साथ मिलकर अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। गठबंधन के बड़े नेता अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी 7 अप्रैल को देवबंद से ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। अरे ये तो अली बाबा और 40 चोर मिलके काम कर रहे हैं, हम 3 ही दल तो हैं। देखिए जो फेल बच्चा होता है ना, वो भी अपने घर आके बताता माँ मैं तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। तीनों दल साथ मिलकर सहारनपुर सीट जिताने के लिए एकजुट हैं। हम एक साथ मिलकर विकास की गंगा बहाएंगे। समाजवादी भी, बसपा भी और रालोद भी, तीनों के ही नेक विचार हैं। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सबको 23 मई का इंतजार है, जब नतीजे देश के सामने होंगे। देवबंद से शशांक रस्तोगी के साथ टीम न्यूज नेशन। भाई उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक मूवी में बहुत पहले परेश रावल ने कह दिया था कि ओ भाई साहब जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। यानी कि चाचा भी नेता है, भतीजे भी नेता है, लेकिन ये चाचा भतीजे जो हैं आमने सामने हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं शिवपाल यादव, उन्होंने अपने भतीजे अक्षय के सामने ही अब पर्चा भर दिया है और कह दिया है कि फिरोजाबाद सीट से ही हम दोनों ताल ठोकेंगे। और दम भरते हुए शिवपाल ने कहा है कि सब सीटों पर जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सीट जीतकर भी हम आने वाले हैं, सबको चौंका कर रख देंगे। भैया ये देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में होता क्या है। क्या नेताजी अपने भाई के साथ जाया, हमारे लड़के के साथ जाते, होगा क्या हमारा आने वाला आवाज़ बढ़ाया। आपको समझ में आया ना आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि यादव परिवार में अब फूट पड़ती नज़र आ रही है। सभी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा जो अलायंस हुआ है बहुजन मुक्ति पार्टी से, पीस पार्टी से और छोटी छोटी पार्टियों से, और लगभग 50 छोटी छोटी पार्टियों का हमें समर्थन प्राप्त है। तो हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं।
भाई अगर आपको रोज चाय पीने की आदत हो तो ये आदत आप नहीं बदल पाएंगे, लेकिन नेताजी पार्टी बड़ी जल्दी बदल लेते हैं। भाई उत्तर प्रदेश में भी दल बदल अब बहुत तेजी से हो रहा है। कोई बीजेपी से कांग्रेस में, तो कोई कांग्रेस से बीजेपी में, तो कोई किसी और पार्टी से किसी और पार्टी में जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी बड़ा झटका लग गया है। पूर्व मंत्री और एसपी नेता वीरेंद्र सिंह जो हैं वो अब बीजेपी में चले गए, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। प्रतिष्ठित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर समुदाय से जुड़े हुए अखिल भारतीय स्तर पर जिनकी अपनी एक ख्याति है, जिनके परिवार की एक अपनी प्रतिष्ठा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। तो भाई चाय भी खत्म हो गई है, खबरें भी खत्म हो गई हैं, लेकिन आपसे कल फिर मिलेंगे चुनावी चर्चा करते हुए चाय की चुस्कियों के साथ। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।